नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मन का रिश्ता। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे हाथों में मेहंदी लगी देख सुदेश ने सवाल उछाल दिया। यह मेहंदी किस खुशी में लगाई है? कोई शादी ब्याह, तीज त्योहार या व्रत उपवास है क्या? जवाब में मैंने भी प्रश्न ही उछाल दिया। आपको मालूम है मधु की शादी तय हो गई है। कौन मधु? आप ही ना कमाल करते हैं। अरे हमारे पड़ोसी विपिन जी की बेटी, जिसे आप बचपन से देखते आ रहे हैं। सुंदर, सुशील, प्रतिभाशाली और काम में निपुण। मेरी बात अधूरी ही रह गई जब सुदेश ने बात काटते हुए प्रश्न किया। वही मधु ना जिसे विपुल ने रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट नहीं किया था, मैं तमा उठी मानो मेरा अपना अपमान हुआ हो। उसे सौम्या पसंद थी, उससे प्यार करता था वह। खैर वे सब पुरानी बातें हो गई। मुझे तो खुशी है मधु को भी अच्छा घर-वर मिल गया। शादी अच्छे से संपन्न हो जाए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हें हमेशा दूसरों के सुख चैन की पड़ी रहती है। कहते हुए उन्होंने फाइलों में मुंह छिपा लिया। मैं सोच में डूब गई। शायद बेटा विपुल और ये ठीक ही कहते हैं। न जाने क्यों मुझसे किसी का बुरा सोचा ही नहीं जाता, चाहे वह आत्मीय हो या अजनबी। हमेशा हर एक के लिए दुआ ही निकलती है। सुदेश तो कई बार समझाने भी लग जाते हैं कि तुम्हें थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए, सांसारिक दृष्टिकोण रखना कोई बुरी बात नहीं है। पर मैं चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं पाती। विपुल हंसते हुए कहता है, पापा हमारी मम्मी इस ग्रह की नहीं है, किसी दूसरे ग्रह की प्राणी लगती हैं। मैं भी उनके मजाक में शामिल हो जाती, पर मुझे हमेशा यही लगता, कोई इंसान इतना आत्मकेंद्रित कैसे हो सकता है? आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। मधु के साथ अनजाने में मुझसे जो अपराध हुआ था वह मुझे हमेशा सालता रहता था। दरअसल सुंदर गुणी मधु से मैं हमेशा से प्रभावित थी और उसे अपनी बहू बनाने का सपना भी देखती थी। जाने अनजाने अपना यह सपना मैं मधु और उसके घर वालों पर भी प्रकट कर चुकी थी और वे भी इस रिश्ते से मन ही मन बेहद खुश थे। सुदर्शन इंजीनियर दामाद उन्हें घर बैठे जो मिल रहा था। विपुल दूसरे शहर में नौकरी करने लगा था। इस बार जब वह छुट्टी लेकर आया तो मैंने अपना मंतव्य उस पर प्रकट कर दिया। हालांकि पहले भी मैं उसे मधु को लेकर छेड़ती रहती थी, लेकिन इस बार जब उसने मुझे गंभीर और शादी की तिथि निश्चित करने के लिए जोर डालती देखा तो वह भी गंभीर हो उठा। मम्मी, मैं अपनी सहकर्मी सौम्या से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मुझे झटका सा लगा था। पर बेटे प्लीज़ मम्मी, शादी मेरा निहायत व्यक्तिगत मामला है। मैं इसमें आपकी पसंद को अपनी पसंद नहीं मान सकता। मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। मधु हर तरह से तुम्हारे लिए उपयुक्त है बेटा। निहायत शरीफ मैंने अपना पक्ष रखना चाहा। आई एम सॉरी, जिस लड़की से मैं प्यार नहीं करता उससे शादी नहीं कर सकता। विपुल इतना कह चला गया। मैं बिल्कुल टूट सी गई थी, लेकिन सुदेश ने भी मुझे ही दोषी ठहराया था। गलती तुम्हारी है इंदु। तुम्हें मधु या उसके घर वालों से कोई भी वादा करने से पहले विपुल से पूछ लेना चाहिए था। मैंने अपनी गलती मान ली थी। मधु और उसके घर वालों के सम्मुख वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए मैंने क्षमा भी मांग ली थी। मधु ने तो मेरी मजबूरी समझ ली थी। हालांकि उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे गहरा धक्का लगा है, पर उसके घर वाले काफी उत्तेजित हो गए थे। खूब खरी खोटी सुनाई उन्होंने मुझे। मैंने गर्दन झुकाकर सब कुछ सुन लिया था। आखिर गलती मेरी थी। ऊपर से संबंध भले ही फिर से सामान्य हो गए थे, पर कहीं कोई गांठ पड़ गई थी। पहले वाली बेतकल्लुफी और अपनापन कहीं खो सा गया था। विपुल की शादी में वे शामिल नहीं हुए। पूरा परिवार ही शहर से बाहर चला गया था। इरादतन
या संयोगवश मैं आज तक नहीं जान पाई। स्वभाववश मैंने हमेशा की तरह यही कामना की थी कि मधु को भी जल्दी ही अच्छा घर वर मिल जाए। और एक दिन मधु की माँ खुशी खुशी शादी का कार्ड पकड़ा गई थी। मैंने उन्हें गले से लगा लिया था। सच कहूँ बहन, आपसे भी ज़्यादा आज मैं खुश हूँ। और इसी खुशी में मैंने अपने हाथों में मेहंदी रचा ली थी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसा पति का व्यंग भी मेरी खुशी को कम नहीं कर सका था। बहुत उत्साह से मैंने शादी की सभी रस्मों में भाग लिया और फिर भारी मन से बेटी की तरह मधु को विदा किया। मधु की शादी के बाद विपुल और सौम्या घर आई तो मैं मधु की विदाई का गम भूल उनके सत्कार में लग गई। सौम्या भी बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे उस पर भी बेटी सा स्नेह उमड़ाता था। बाप बेटे हमेशा की तरह मुझ पर हंसते थे। मम्मी को सब में अच्छाइयाँ ही नजर आती हैं। परायों से भी रिश्ता जोड़ लेती हैं। फिर तुम तो उनकी इकलौती बहू हो। तुम पर तो जितना प्यार उम्मीद कम है। सच, उनके साथ पूरा सप्ताह कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। उनके जाने के बाद एक दिन बाजार में मुझे मधु मिल गई। उसे देखते ही मेरा चेहरा एकदम खिल उठा, लेकिन गौर से उसे देखा तो जी धक से रह गया। सूनी मांग, सूनी कलाइयाँ, सूना माथा और भावना शून्य चेहरा। मुझे चक्कर सा आने लगा। पास के खंबे को पकड़ अपने को संभाला। कब आई तुम? और यह क्या है? वह फफक उठी। देर तक फूट फूट कर रोती रही। सब खत्म हो गया आंटी। एक दुर्घटना में वे चल बसे। ससुराल वालों ने अशुभ कहकर दुर्व्यवहार आरंभ कर दिया। मैं यहाँ आ गई। 2-4 दिन तो सबने हाथों हाथ लिया, पर अब भाभी भैया अवहेलना करने लगे हैं। आखिर हूँ तो मैं बोझ ही। माँ सब कुछ देखती समझती हैं, पर कर कुछ नहीं पाती। जीवन बोझ लगने लगा है। मरने का मन करता है। पागल हो गई हो? ऐसा कभी सोचना भी मत। चलो मेरे साथ घर चलो। उसका मुंह धुलाकर मैंने उसे चाय पिलाई। जब उसका मूड कुछ ठीक हो गया तो मैंने बात आगे बढ़ाई। तुम तो काफी पढ़ी लिखी हो, पति की जगह नौकरी पर क्यों नहीं लग जाती? सोचा था, पता चला उस जगह देवर लगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहला हक तुम्हारा है। यदि तुम आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहती हो तो तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना होगा। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कैसे क्या करना है। एक आइडिया है। विपुल उसी शहर में है। मैं उससे कहती हूँ, वह तुम्हारी मदद करेगा। विपुल पहले तो एकदम बिदक गया। क्या माँ, आप हर किसी के फटे में टांग डालती रहती हो? पर जवाब में मेरी ओर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो तुरंत मेरी मनोस्थिति ताड़ गया। ठीक है मम्मी, मैं प्रयास करता हूँ। विपुल के प्रयास रंग लाई और मधु को नौकरी मिल गई। वह बेहद खुश थी। उसकी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि मेरी गलती का आंशिक पश्चाताप हो गया है। उसके जाने के बाद एक दिन उसकी माँ मिल गई। उन्होंने यह कहते हुए मेरा बड़ा एहसान माना कि मैंने मधु को नई जिंदगी दी है। मैं तो चाहती हूँ उसका फिर से घर भी बस जाए। अभी उसकी उम्र ही क्या है। मेरी जवान फलीभूत हुई। मधु की माँ ने ही एक दिन बताया कि मधु ने अपने एक सहकर्मी से आर्य समाज में शादी कर ली है। उसके भाई भाभी ऊपर से तो रोष जता रहे थे, लेकिन मन ही मन खुश है कि चलो बला टली। यह दुनिया ऐसी ही है बहन। आपके बेटे बहू कोई अपवाद नहीं है, लेकिन आप तो अपवाद हैं। अपनों की तो हर कोई सोचता है, लेकिन आप तो परायों के लिए भी। अपना पराया कुछ नहीं होता। रिश्ते तो मन के होते हैं। जिसके मन जुड़ जाए वही अपना लगने लगता है। मधु को मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह चाहा है। उसके लिए कुछ करने से मुझे कभी रोकना मत। वैसे प्यार तो मुझे सौम्या से भी बहुत हो गया था। सच कहूँ, मुझे हर वक्त उसकी चिंता लगी रहती थी। पतली, नाजुक, छुई मुई सी लड़की कैसे ऑफिस और घर दोनों जिम्मेदारियां संभालती होगी। विपुल से
जब भी बात होती मैं उसे सौम्या की मदद करने की सीख देना नहीं भूलती। और जब से मुझे पता चला कि वह गर्भवती है तो एक ओर तो मैं हर्ष से फूली नहीं समाई, लेकिन दूसरी ओर उसकी चिंता मुझे दिन रात सताने लगी। मैंने डरते डरते सुदेश से अपने मन की बात कही। मैं चली जाती हूँ दोनों के पास उन्हें संभालने। सौम्या बेचारी कैसे मैनेज कर रही होगी। इंदु, तुम्हारा इतना संवेदनशील और लचीला होना मुझे बहुत अखरता है। अभी उसे मात्र 2 महीने हुए हैं, उसे 9 महीने इसी अवस्था में गुजारने हैं। तुम कब तक उनकी देखभाल करोगी? वे बच्चे नहीं हैं, अपने आप को और अपने घर को संभाल सकते हैं। उन्हें तुम्हारे हस्तक्षेप, जिसे तुम सहयोग कहती हो, की जरूरत नहीं है। जरूरत होगी तब वे अपने आप तुम्हें बुला लेंगे और तभी तुम्हारा जाना सार्थक और सम्मानजनक होगा। मैं कहना चाहती थी, भला अपनों के काम आने में क्या सम्मान और सार्थकता देखना, पर जानती थी ऐसा कहना एक बार फिर मेरी व्यावहारिक नासमझी को ही दर्शाएगा। इसीलिए चुप्पी लगा गई। पर गुपचुप छिटपुट तैयारियां करना मैंने आरंभ कर दिया था। बहू के लिए खूब सारे सूखे मेवे खरीद लाई थी। कोई जाएगा तो साथ भिजवा दूंगी। फोन पर हिदायतों का दौर तो जारी था ही। इसी बीच खबर लगी कि मधु भी गर्भवती है। मैंने मधु की माँ से मिलकर उन्हें बधाई दी। पता चला कि वे मधु के पास ही जा रही थी। मैं तुरंत घर लौटी, मेवा का पैकेट खोलकर उसके 2 पैकेट बनाए और तुरंत मधु की माँ को लाकर थमा दिए। यह एक पैकेट विपुल आकर ले जाएगा और दूसरा मधु के लिए है। डबडबाई आंखों से उन्होंने दोनों पैकेट थाम लिए। समय के साथ साथ सौम्या की तबीयत संभलने लगी थी। मैं विपुल से फोन पर हमेशा यही कहती, जरा सी भी दिक्कत हो तो मुझे निसंकोच फोन कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगी। बिल्कुल माँ, यह भी भला कोई कहने की बात है। सौम्या की डिलीवरी का समय पास आ गया था। उसने अब ऑफिस से छुट्टियां ले ली थीं। आपस में सलाह मशविरा कर उन्होंने हमें सूचित किया कि डिलीवरी के समय मैं सौम्या के पास रहूं। इसीलिए सुदेश के खाने का प्रबंध कर मैं उनके पास रहने चली गई। तय हुआ कि डिलीवरी के बाद कुछ वक्त गुजार कर मैं लौट आऊंगी और तब सौम्या की माँ आकर सब संभाल लेंगी। सौम्या का समय पूरा हो चुका था, पर उसे अभी तक लिवर पेन आरंभ नहीं हुआ था। डॉक्टर की सलाह पर हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अभी हम पूरी तरह व्यवस्थित भी नहीं हो पाए थे कि पास लाई गई दूसरी प्रसूता को देख मैं चौंक उठी। यह तो मधु थी। वह दर्द से करा रही थी। उसे आसपास का जरा भी होश न था। उसकी माँ उसे संभालने का असफल प्रयास कर रही थी। मैंने उन्हें धीरज बंधाया। जल्दी ही मधु को लेबर रूम में ले जाया गया और कुछ समय बाद ही उसने एक बेटे को जन्म दे दिया। भावातिरेक में उसकी माँ मेरे गले लग गई। अब बस सौम्या की चिंता थी। डॉक्टर ने चेकअप किया। सामान्य प्रसव के कोई आसार न देख ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया गया। मैं बार बार सौम्या के सुरक्षित प्रसव की कामना कर रही थी। मधु और उसकी माँ ने मेरी बेचैनी देखी तो मुझे धीरज बंधाया। सब अच्छा ही होगा। आप जैसे भले लोगों के साथ कुदरत हमेशा भला ही करेगी। जब तक सौम्या ऑपरेशन थिएटर में बंद रही और विपुल बाहर चक्कर काटता रहा, उस दौरान मधु की माँ ने बातों से मेरा दिल बहलाए रखा। साथ ही मधु और अपने नवासे को भी संभालती रही। लेडी डॉक्टर ने जब जच्चा बच्चा दोनों के सुरक्षित होने की सूचना दी तभी मुझे चैन पड़ा। घर में पोती आई थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन यह जानकर मेरी चिंता बढ़ गई कि नवजात बच्ची बहुत कमजोर है। सौम्या की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिर उसे दूध भी नहीं उतर रहा था। अस्पताल में नर्सरी आदि की सुविधा नहीं थी। डॉक्टर के अनुसार बच्ची को यदि कुछ समय तक किसी नवप्रसूता का दूध मिल जाए तो उसकी स्थिति संभल सकती थी। आपको ऐतराज न हो तो मैं इसे दूध पिला देती हूँ।
मधु ने स्वयं को प्रस्तुत किया तो हम एक बारगी तो चौंक गए। नेकी और पूछ पूछ कहते हुए उसकी माँ ने बच्ची को तुरंत मधु की गोद में डाल दिया। मधु ने उसे प्यार से आंचल में ढांप लिया और दूध पिलाने लगी। मैं उसके इस ममतामयी रूप पर निछावर हो गई। दिन हो गए थे, सुदेश भी आ गए थे। मधु जितनी बार अपने बेटे को दूध पिलाती, याद से गुड़िया को भी पिला देती। तीसरे दिन डॉक्टर ने चेकअप किया। मधु की अस्पताल से छुट्टी हो चुकी थी। गुड़िया की तबीयत संभल गई थी, लेकिन सौम्या को अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना था। उसके घाव अभी भरे नहीं थे। बड़ी असमंजस की स्थिति थी। गुड़िया को माँ से दूर भी नहीं किया जा सकता था और अभी कुछ दिन उसे और ऊपर के दूध के साथ माँ के दूध की जरूरत थी। हम सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए कि मधु बोल पड़ी, हमारा घर पास में ही है, मैं इसे दूध पिलाने आती रहूंगी, साथ ही ऊपर का दूध भी बनाकर लाती रहूंगी। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मधु की माँ भी तुरंत बोल पड़ी। 3-4 दिन तक माँ बेटी का यही क्रम चलता रहा। मधु न केवल गुड़िया को दूध पिला जाती, बल्कि ताजा गुनगुना दूध बनाकर भी ले आती। कभी सौम्या के लिए खिचड़ी दलिया आ जाता। मधु की माँ जो दवा मधु के लिए बनाती, उसकी एक खुराक आकर सौम्या को भी खिला जाती। विपुल और उसके पापा ये सब देखकर अचंभित रह जाती। अपनी अब तक की सोच पर शर्मिंदगी के भाव उनके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित होते थे। मैं मधु को बार बार कहती, तुम्हें इतना श्रम अभी नहीं करना चाहिए, तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे ये सब करने से इतना आराम मिल रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। वह मुस्कुराकर कहती, एक नर्स ने तो मुझसे पूछ भी लिया था, क्या रिश्ता है आपका इस लड़की से? इंसानियत का रिश्ता, जिसके तार मन से जुड़े होते हैं। यह कहते हुए मेरे चेहरे पर असीम तृप्ति के भाव थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताइए।